नमस्कार साथियों, डीआर ब्रदर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं पर्यावरण अध्ययन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो आप सभी साथी वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा और अंत में आप सभी साथी कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना स्कोर होता है। वीडियो को शुरू करें उससे पहले साथियों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो साथियों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की। आज का हमारा पहला प्रश्न आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको यहाँ पर असत्य कथन ढूंढना है। बालक की प्रथम पाठशाला परिवार है। सभी गृहस्थी परिवार होते हैं। प्रत्येक परिवार गृहस्थी होता है। सामाजिक सुरक्षा की मूलभूत इकाई है। परिवार जो है यहाँ पर साथियों, परिवार में प्रिंट हुआ है, फिर परिवार नहीं हुआ है, तो परिवार सामाजिक मूलभूत परीक्षा की इकाई है। तो आप सभी साथी कमेंट करेंगे। साथियों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है। ये कथन गलत है। सभी गृहस्थी परिवार होते हैं, ये गलत है साथियों। सभी गृहस्थी परिवार नहीं होते हैं, बल्कि प्रत्येक परिवार गृहस्थी होता है। क्योंकि साथियों, आप सभी को बता दूं, एक परिवार होने के लिए परिवार में माता पिता और उनके बच्चों का होना आवश्यक है। यदि इनमें से एक की भी कमी होती है तो वह परिवार न कहलाकर गृहस्थी कहलाता है। तो ठीक है, आप सभी साथियों को आशा करता हूँ समझ में आया होगा गृहस्थी और परिवार क्या होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ऋण सासु किस राज्य से संबंधित वस्त्र है? ऑप्शन नंबर 1 असम, ऑप्शन नंबर 2 अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 केरल, ऑप्शन नंबर 4 मिजोरम। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करेंगे। साथी, इसका जो राइट आंसर है वो है असम। ऋण सासु जो वस्त्र है वो असम राज्य से संबंधित है और ये एक प्रकार से पुरुषों के द्वारा पहना जाने वाला स्कार्फ है साथियों। असम राज्य के अन्य जो वस्त्र हैं मिबू और मोबा, ये सब क्या है साथियों? असम राज्य के वस्त्र है। आप सभी साथी इस चीज़ को ध्यान रखें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 2005, 2007, 2013, 2008। साथियों, अगर घरेलू हिंसा की जाती है महिलाओं पर दहेज के रूप में या फिर किसी भी प्रकार के लिए मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना अगर महिला को दी जाती है तो उसके लिए जो अधिनियम पारित किया गया था, महिला संरक्षण घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम, वो 2005 में पारित किया गया था। आप सभी साथी ध्यान रखें। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों, माहेश्वरी व कायस्थ समाज के लोग रक्षाबंधन मनाते हैं। माहेश्वरी व कायस्थ समाज के लोग जो है रक्षाबंधन कब मनाते हैं? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, श्रावण पूर्णिमा को, श्रावण शुक्ल तृतीया को, आश्विन पूर्णिमा को। आप सभी साथी जानते हैं हमारे भारतवर्ष में जो हम सामान्य रूप से जो रक्षाबंधन मनाते हैं वो श्रावण पूर्णिमा को मनाई जाती है। ठीक है साथी, लेकिन यहाँ पर पूछा है माहेश्वरी व कायस्थ समाज के लोग। तो माहेश्वरी व कायस्थ समाज के जो लोग हैं भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को क्या मनाते हैं? रक्षाबंधन मनाते हैं। और इसी दिन साथियों, आप सभी साथियों को बता दूं, गणेश चतुर्थी भी होती है। क्या होती है साथियों? गणेश चतुर्थी भी मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। और ऋषि पंचमी, ये भी साथियों भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को ही मनाई जाती है। ठीक है मित्रों, अगला है हमारा श्रावण शुक्ल तृतीया। श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज मनाई जाती है। ठीक है साथियों, जो कि कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। आश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। आप सभी साथी इन त्योहारों के बारे में बड़े ध्यान से याद कर ले, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न अब की बार परीक्षा में पूछा जाना है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गोगा जी की ओलड़ी स्थित है जालोर, नागौर, हनुमानगढ़, जैसलमेर। तो साथियों, गोगा जी की जो ओलड़ी है वो सांचौर जालोर में स्थित है। जालोर में कहाँ स्थित है? सांचौर में स्थित है। आप सभी साथी ध्यान रखें। साथियों, गोगा जी का जो जन्म हुआ था वो चूरू जिला में हुआ था। चूरू जिला में भी ददेरवा नामक स्थान पर, जिसे किसके नाम से जाना जाता है? शीर्ष मेढ़ी के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछे गोगा जी शीर्ष मेढ़ी कहाँ है तो चूरू ददेरवा में स्थित है। लेकिन अगर आपसे धुर मेढ़ी पूछ ले तो धुर मेढ़ी साथियों हनुमानगढ़ में स्थित है। ठीक है साथियों, नोहर हनुमानगढ़ में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ए 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ मूल रूप से निर्मित है? साथियों, हमारा प्रश्न है, ए 2.5 दिन का झोपड़ा मूल रूप से निर्मित है। ऑप्शन नंबर 1 संस्कृत महाविद्यालय, अंग्रेजी महाविद्यालय, मस्जिद, मंदिर। साथियों, ए 2.5 दिन का जो झोपड़ा था वो मूल रूप से क्या था? संस्कृत महाविद्यालय के रूप में निर्मित हुआ था।
और जो कि विग्रह राज चतुर्थ के द्वारा बनवाया गया था, विग्रह राज चतुर्थ के द्वारा। लेकिन इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, मस्जिद के रूप में परिवर्तित करवा दिया। ठीक है साथियों, आप सभी साथी ध्यान रखिए, 2.5 दिन का जो झोपड़ा था मूल रूप से क्या था, संस्कृत का महाविद्यालय था। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, तीर्थ स्थलों का राजा कहलाता है? पुष्कर सरोवर, ब्रह्मा मंदिर, गंगा मंदिर, मीरा मंदिर। साथियों तीर्थ स्थलों का जो राजा है वो पुष्कर सरोवर को कहते हैं, इसे आदि तीर्थ कहते हैं, तीर्थराज कहते हैं। क्या कहते हैं? तीर्थराज कहते हैं, तीर्थों का राजा। आदि तीर्थराज भी कहते हैं साथियों। आप सभी साथी इस चीज को ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर 1 जो कि अजमेर में स्थित है, पुष्कर सरोवर। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उपरोक्त सभी। साथियों नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो हमारा प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, कौन से किले में एशिया की सबसे बड़ी तोप अवस्थित है? जयगढ़ का किला, नाहरगढ़ का किला, मेहरानगढ़ का किला, तारागढ़ का किला। साथियों एशिया की जो सबसे बड़ी तोप थी उसका नाम था जयबाण तोप। कौन सी थी? जयबाण तोप, और जो कि जयगढ़ नाम के किले में स्थित है, जो कि जयपुर में स्थित है साथियों। आप सभी साथी ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों, रजत क्रांति किससे संबंधित है? आलू उत्पादन, अंडा उत्पादन, फल उत्पादन, दुग्ध उत्पादन। साथियों जो रजत क्रांति है वो अंडे के उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों, जीवाणु जनित रोग कौन सा है? प्लेग, पोलियो, चेचक, रेबीज। साथियों यहाँ पर जीवाणु जनित पूछा है, और जीवाणु जनित जो रोग है वो है प्लेग। जो कि प्लेग जो रोग है साथियों वो चूहों के कारण होता है, चूहों के कारण फैलता है। जो कि चूहों में क्या होता है, पास्चुरेला पेस्टिस नाम का जीवाणु होता है, उसके कारण ये रोग फैलता है साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, कर्नल टोड ने कुंभलगढ़ दुर्ग को एस्टुकन की उपमा किस आधार पर दी जाती है? साथियों कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? सबसे पहले आप सभी साथी कमेंट करेंगे। तो किसके आधार पर उपमा दी गई थी एस्टुकन की? सुदृढ़ प्राचीनों के कारण, सुदृढ़ बुर्जों के निर्माण के कारण, कंगूरों के कारण, उपयुक्त सभी के कारण। तो साथियों कुंभलगढ़ जो दुर्ग है वो राजसमंद में स्थित है, और इसको एस्टुकन की जो उपमा दी गई थी वो इन सभी कारणों के कारण दी थी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, किस चित्र शैली में पीला रंग प्रधान रहा है? तो पीला रंग जो प्रधान है कौन सी शैली में रहा है? बीकानेर शैली, आमेर शैली, कोटा शैली, देवगढ़ शैली। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बीकानेर शैली में पीला रंग प्रधान रहा है। अगला प्रश्न है साथियों, राज्य का विधानमंडल एक सदनात्मक हो या द्विसदनात्मक, इसका निर्णय कौन करता है? राज्य मंत्रिमंडल करता है, राज्य विधानसभा करती है, राज्य विधानसभा और संसद करती है, राष्ट्रपति करता है। साथियों इसका जो निर्णय करता है, राज्य का जो विधानमंडल है एक सदनात्मक होगा या द्विसदनात्मक होगा, राज्य की विधानसभा करती है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों, संसद के किसी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने। साथियों संसद के संसद के जो सदन है उनके सत्रों के बीच अंतराल जो होना चाहिए वो कम से कम, अधिक से अधिक 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों, निजी क्षेत्र में बिड़ला सीमेंट वर्क्स कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर 2 निम्बाहेड़ा, ऑप्शन नंबर 3 लाखेरी, ऑप्शन नंबर 4 उदयपुर। साथियों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 निम्बाहेड़ा, जो कि कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है साथियों, चित्तौड़गढ़, जो कि कौन सा सीमेंट है? जेके सीमेंट है, और यहाँ पर सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। आप सभी साथी इतनी जानकारी इन सभी के बारे में पर्याप्त रूप से रखें। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, सौर तारा। साथियों ग्रह के चारों ओर जो परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड होते हैं उनको हम उपग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है? गरीबों के लिए बीमा योजना, सिंचाई कुओं का निर्माण, ग्रामीण गरीबों को बिजली उपलब्ध कराना, चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना। साथियों जो जीवन धारा योजना थी वो गरीब किसानों को, छोटे सीमांत किसानों के लिए सिंचाई के लिए कुओं का निर्माण कराने से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है मित्रों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वे जिले कौन से हैं जिनमें वन्य जीवन संरक्षित स्थल नहीं है? उदयपुर राजसमंद, राजसमंद सिरोही, डूंगरपुर बांसवाड़ा, पाली राजसमंद। तो साथी इसका जो राइट आंसर है वन्य जीवन संरक्षित स्थल जो है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा में नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा
राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों, सीतरो माल मसखरा खाए। साथियों आपके राजस्थानी लोकोक्तियाँ जोड़ी गई है, उससे ये प्रश्न दिया गया है। बहुत शानदार कहावत है साथियों, सीतरो माल मसखरा खाए। ऑप्शन नंबर 1, योग्य तथा धड़े आदमी किसी का एहसान नहीं रखते हैं, काम बीतने के बाद उसके बारे में सोचना। ऑप्शन नंबर 3, मुफ्त के बाल को दूसरे लोग उड़ा जाते हैं, उपयुक्त सभी। अर्थात सीतरो माल मसखरा खाए, अर्थात शीत मात का जो माल होता है उसको दूसरे लोग ही खा जाते हैं साथियों। मुफ्त का जो माल होता है उसको दूसरे लोग उड़ा जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर 1, क्षुद्र ग्रह, ग्रह, धूमकेतु, निहारिका। तो साथियों यहाँ पर सौर मंडल का जो भाग नहीं है वो है निहारिका। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मृदा प्रदूषण होता है कीटनाशी द्वारा, खरपतवारनाशी द्वारा, रासायनिक उर्वरक द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। साथियों जो मृदा का प्रदूषण होता है वो इन सभी के द्वारा होता है, कीटनाशी, खरपतवारनाशी और रासायनिक उर्वरकों के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों, आंसू में पाया जाता है, आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है साथियों। टाइलिन, लाइसोजाइम, पेटिसन, ट्रिप्सिन। तो साथियों आंसू में जो एंजाइम पाया जाता है वो लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों, जब शिक्षक को वास्तविक पदार्थ वस्तुएं उपलब्ध नहीं हो पाते तो वह किसका प्रयोग करता है। रेखाकृति, बुलेटिन बोर्ड, मॉडल, मानचित्र। साथियों जब वास्तविक पदार्थ जो वस्तु पढ़ाना चाहता है शिक्षक वो नहीं मिल पाती है तो उसके स्थान पर शिक्षक उसकी प्रतिकृति अर्थात मॉडल का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रक्षेपण के आधार पर अप्रक्षेपित सामग्री नहीं है। चार्ट, रेडियो, पेगबोर्ड, स्लाइड। साथियों यहाँ पर अप्रक्षेपित सामग्री पूछी है जो कि स्लाइड जो है अप्रक्षेपित सामग्री नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण द्वारा बालक में निम्न क्षमता का समुचित विकास आसानी से किया जा सकता है। सामाजिक अनुकूलन, आर्थिक सबलीकरण, व्यक्तित्व विकास, उपयुक्त सभी। साथियों अगर आप बालक को पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा का अध्ययन करवा रहे हैं तो उससे सामाजिक अनुकूलन का विकास आसानी से किया जा सकेगा, क्योंकि बालक को समाज में रहने के अनुकूल बनाया जाता है। पर्यावरण अध्ययन में रहकर बालक समाज की विभिन्न प्रकार की क्रियाकलापों को देखता है, तो सामाजिक अनुकूलन का विकास आसानी से किया जा सकता है। अगला प्रश्न है साथियों, अधिगम सामग्री के प्रयोग से बालकों को ज्ञान प्राप्त होता है। अधिगम सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं बालक शिक्षक तो बालकों को इस ज्ञान प्राप्त होता है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, पाठ्य वस्तु की साधारण जानकारी, विषय विशेष की जानकारी। तो आप सभी साथी जानते हैं अगर बालकों को अधिगम सामग्री दिखाई जाएगी तो उसके माध्यम से बालक जो है प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष की ओर ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों, छात्रों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक क्या करे। विषय वस्तु को जीवन से संबंधित करे, श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करे, पुनर्बलन दे, उक्त सभी कार्य। साथियों अगर छात्रों को अभिप्रेरित करना चाहते हैं शिक्षक तो ये सभी प्रकार के कार्य करने चाहिए। आप सभी जानते हैं एनसीईआरटी के मार्गदर्शक सिद्धांतों में कहा गया विषय वस्तु को जीवन से संबंधित करें। श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग आप सभी जानते हैं कि श्रव्य दृश्य सामग्री का अगर प्रयोग करेंगे तो बालक सक्रिय रहेगा, रुचिपूर्ण होगा। पुनर्बलन देना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है, उक्त सभी कार्य करने चाहिए। अगला प्रश्न है साथियों, माउंट एवरेस्ट पर कदम रखने वाली प्रथम भारतीय महिला है। साथियों यहाँ पर ध्यान रखिए प्रथम भारतीय महिला पूछा है। संतोष यादव, बछेंद्री पाल, अंशु जमसेंपा, अनिता कुंडू। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर कदम रखने वाली प्रथम भारतीय महिला है। अगला प्रश्न है साथियों, श्रव्य दृश्य का उपयोग निम्नलिखित में से किस आधार पर महत्वपूर्ण है। साथियों श्रव्य दृश्य सामग्री का आप अगर उपयोग कर रहे हैं तो किस आधार पर महत्वपूर्ण है। ज्ञानेंद्रिय का संबंधी ज्ञान से साक्षात्कार, आकर्षक एवं रुचिपूर्ण स्पष्टीकरण, कम समय में अधिक ज्ञान, शिक्षक को ज्ञान स्पष्ट करने में सहायक। तो आप सभी साथी जानते हैं श्रव्य दृश्य सामग्री का अगर प्रयोग किया जाता है, श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग जो किया जाता है उससे ज्ञानेंद्रिया, बालक की जो ज्ञानेंद्रिया है वो एक्टिव रहती है, इसके कारण साक्षात्कार होता है ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर है। साथियों आज का प्रैक्टिस सेट हमारा यही समाप्त होता है। आप सभी साथियों को प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और आप सभी साथी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी विद्यार्थी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। आप सभी साथियों के बार बार मैसेज आ रहे थे कि सर PDF उपलब्ध करवाएं। जैसे ही 20 प्रैक्टिस सेट होंगे आपको इन सब की PDF एक जगह उपलब्ध करवा दी जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। आप सभी साथी निश्चिंत रहें, जिन भी साथियों ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे फिर से अगले बेहतर वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को शुक्रिया।